एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर स्टैंडर्ड पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी जो ट्रांसलेशन की क्लास है वो अब कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जब तक कि पूरी ना हो जाए। पार्ट 1 हमने कवर कराया है, जिसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक से चीज़ों की शुरुआत की है, जिसमें हम न सिर्फ डायरेक्ट आपको टेंस पढ़ा रहे हैं, हम आपको टेंस का हर एक एलिमेंट जिससे टेंस की निर्माण हुआ है, कह सकते हैं जिससे टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, हर एक पॉइंट पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि टेंस आपको सिर्फ एक रटने की चीज ना बन जाए, टेंस आपका डर न रह जाए, टेंस से जो आपका डर है खत्म हो जाए और उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ पाए। मेरी क्लासेस को आप कंपेयर मत करिएगा। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो तुरंत क्लासेस को कंपेयर करने लगते हैं, इस टीचर ने तो ऐसे पढ़ाया है, आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, या आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे पढ़ा रहे हैं। हर कोई, मैं आपको बता दूं कि हर टीचर अपने आप पे बेस्ट पढ़ाता है और ये कोशिश करता है कि बच्चे को समझ में आ जाए। हर टीचर के अपने अपने तरीके होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई टीचर आपको गलत पढ़ा रहा है या सही पढ़ा रहा है, तो आप जज मत करिएगा। आपको लगेगा कि कौन सा क्लास कैसा है, आपके लिए कौन सा सही है, ये खुद आप ही डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास को अगर आपको पूरी तरीके से सीखना है तो मैं जैसे पढ़ा रही हूँ बिल्कुल आप उसको उसी क्रम में अटेंड करते रहिएगा। कंपेरिजन मत करिएगा कि इतनी बेसिक चीज कंपेरिजन नहीं करिएगा कि इतनी बेसिक चीज़ों से शुरुआत क्यों की जा रही है, ये चीज़ें तो पता होती हैं। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रही हूँ, तो बिल्कुल जीरो लेवल से ही हर चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए चलूँगी, हर चीज़ की व्याख्या करूँगी, ताकि वो आपको रटना ना पड़े। एग्जाम के अंदर इसका फायदा आपको जरूर दिखेगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम में अपने क्वेश्चन को कर रहे होंगे, तो वहाँ आप इस टेंस से कितना फायदा पाएंगे आपको वहाँ पता खुद ही लग जाएगा कि इस क्लास को ऐसा लेने से आपको कितना फायदा है। टेंस मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि आपका एग्जाम निकल जाए, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि एक ऐसी भाषा है, अंग्रेजी तो आपकी बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है जो आपको यूज नहीं होने वाली है, आपकी एक भाषा ही है, आपके देश में चलती है, तो हमेशा लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है। तो रट के यहाँ काम नहीं चलने वाला। तो हम बिल्कुल जैसे शुरुआत किए थे, हर वर्ड को एकदम उसका एक्सप्लेन करते हुए चल रहे थे, तो वैसे चलेंगे। हमने पार्ट 1 में क्या किया था, आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, और टेंस के मेन एलिमेंट्स में पहला ही हमने सेंटेंस लिया था, दूसरा हमने लिया था भाव, और तीसरा लिया था टेंस। उन सभी पे भी चर्चा होगी। फिलहाल टेंस वाला जो आपका सेंटेंस वाला पार्ट था थोड़ा लंबा था, उसमें हमने पहले पार्ट में बताया कि आपको वाक्य क्या होता है, वाक्य में क्या क्या चीजें होना जरूरी होता है, किन चीजों से मिलकर वाक्य बनता है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, हर प्रकार के वाक्यों की पहचान हमने बताया था। मुझे पूरा उम्मीद है आपने उस क्लास को लिया होगा। हर चीज को मैं इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ, हर वाक्य को इस तरीके से पहचान कराना पहले से इसलिए बता रही हूँ, ताकि जब आपसे कहा जाए कि बेटा इस ट्रांसलेशन इसका आप इंट्रोगेटिव बनाओ, इसका नेगेटिव बनाओ, इसका आप अफर्मेटिव बनाओ, तो वहाँ पे आपको चीजें क्लियर है कि अफर्मेटिव में क्या बताया गया था। अफर्मेटिव सेंटेंस एक कैसा सेंटेंस होता है, एक इमेज आपके माइंड में डेवलप हो सके। ठीक है, इसलिए इन चीजों को मैं पहले से ही बताते चल रही हूँ। तो सेंटेंस का जो पार्ट 2 था, तो सेंटेंस में हमने तो नंबर 1 कवर कर लिया कि ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप कितना होता है, हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। अब इसमें जो मेन पार्ट दूसरा हमने क्या है जानना है कि वर्ब। सेंटेंस में एक वर्ब होता है, क्रिया होती है। आज हम क्रिया को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्रिया ही है जो वाक्य को पूरा करती है। कहीं ना कहीं हर वाक्य में क्रिया तो रहती ही रहती है, चाहे वो मेन क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में हो, चाहे सहायक क्रिया के रूप में हो, लेकिन अवेलेबल रहती है। तो आज आप हेडिंग डालेंगे वर्ब, क्रिया। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, वर्ब, क्रिया क्या होती है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, या होने का बोध होता है।
क्रिया कहलाता है ना। जिस शब्द से ऐसा पता चले कि कोई काम हो रहा है या काम किया जा रहा है, पता चलता है, तो उसी शब्द को क्रिया कहते हैं। उदाहरण कुछ लेते हैं, एग्जाम्पल, चलना, खाना, पढ़ना, लिखना, है ना। ये सब क्या शब्द बता रहे हैं? ये सारे शब्द बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो इसी शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब अंग्रेजी के वाक्यों में या हिंदी का वाक्य कहीं भी क्रिया का क्या प्रयोग होता है? तो हिंदी तो आप जानते होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं क्योंकि हम इंग्लिश अनुवाद सीख रहे हैं, हिंदी अनुवाद की क्लास नहीं है, तो हिंदी अनुवाद भी अगर यही बताया जाएगा तो फिर इंग्लिश अनुवाद का क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम जानते हैं अब क्रिया तो है, ठीक है, काम का होना पता चल रहा है। क्रिया में मेन बात आपको जानना ही होता है कि कौन सी क्रिया का प्रयोग कहाँ होगा। अब आगे हमको क्या जानना है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है और कहाँ पे कैसे क्रिया का यूज करना होता है। तो अगला हेडिंग क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार। तो अगला हेडिंग क्या है हमारा? क्रिया के प्रकार। क्रिया के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? क्रिया 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार। चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी क्रिया? पहला लिखिएगा, पहला आप लिखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जिसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। घबराने की जरूरत नहीं है, नाम देखते ही कि ये चीजें कठिन होंगी। मैं सब पे चलूंगी, सबको एक्सप्लेन करूंगी और हर चीज आपको क्लास के अंदर ही याद होगी। बस अभी जैसे मैं नोट करा रही हूँ तो आप कर लीजिए, अभी आगे इसको सबको हर वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी। जैसे यहाँ तक एक्सप्लेन किया आगे भी करूंगी। दूसरा आपका टाइप क्या है इसका? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तीसरा आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इसे क्या कहते हैं? संबंध सूचक क्रिया। और लास्ट आपका क्या है? एक्सिलरी वर्ब। इसे कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ये आपकी क्या है? सहायक क्रिया है। तो ये 4 टाइप की क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? 4 टाइप की क्रिया होती है। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव अकर्मक, तीसरी होती है लिंकिंग वर्ब यानी संबंध सूचक क्रिया, और चौथी होती है एक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। चारों पे एक एक करके हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि नाम आप देख सकते हैं, हिंदी से ही स्पष्ट है, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे पूरा हम डीप में जानेंगे जरूर, लेकिन लिखेंगे नहीं, क्योंकि हर चीज को लिखने से चीजें लेंदी हो जाएंगी। समझाते हुए चल रहे हो, आप साथ में नोट्स बनाएंगे तो वो चीजें आप नोट करते जाएंगे जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी। क्या है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक, कर्मक मतलब कर्म हो, है ना, और स माने साथ में। तो ऐसा क्रिया जिसमें क्या होता है? जो जिसमें जरूर हो, जिसमें कर्म हो, आवश्यक हो, जिसमें कर्म का होना जरूरी है। कर्म का होना जरूरी होता है ना। यहाँ पे कर्म जरूर होगा, कर्म के साथ अगर कोई क्रिया दी गई है तो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। उदाहरण बिल्कुल लेंगे, घबराना नहीं है। दूसरा इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया, यानी इसमें कर्म ना हो, यानी कि इसमें
जिसमें क्या हो, क्रिया तो हो लेकिन कर्म ना हो, कर्म ना हो, उसे क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर है, ये दोनों नाम से ही क्लियर हो गया हो। सकर्मक अकर्मक, कर्म के साथ में हो तो ऐसी क्रिया को कहते हैं सकर्मक, और कर्म नहीं हो तो अकर्मक क्रिया। अगला क्या है, लिंकिंग वर्ब, ऐसी क्रियाएं जो आपस में सेंटेंस को जोड़ती हैं, है ना, कर्ता और कर्म के बीच में जो है संबंध को दर्शाती है ना, काम करने का काम वो नहीं करती, वो संबंध को दर्शाती हैं, वाक्य जोड़ती हैं। ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे केवल जोड़ने का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं, यानी कि संबंध को दर्शाती हैं। अभी उदाहरण सब पे लेंगे। लास्ट क्या है, एक्सिलरी वर्ब, माने कि सहायक क्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सहायक क्रिया और लिंकिंग वर्ब में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आगे होने वाला है, जब मैं उदाहरण दूंगी तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, या मेन वर्ब की सहायक होती है, सहायक होती है, यानी खुद मेन वर्ब नहीं होती है, लेकिन मेन वर्ब के लिए मेन वर्ब के साथ जरूर आती है, तो इसलिए कहते हैं इसको सहायक क्रिया यानी एक्सिलरी वर्ब। इसका एक और नाम है बीई वर्ग, बीई माने होना, बी वर्ग। इसमें क्या क्या आती हैं आगे बताऊंगी, एक एक करके अब एक्सप्लेन करते हैं। पहले पे चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहला वाला हेडिंग ले लेते हैं। पहला टाइप हमने क्या लिया था, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या बताया था इसको, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म अवश्य होता है, जिसमें कर्म अवश्य होता है, अवश्य होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, कैसी क्रिया होगी तो उसमें कर्म जरूर होगा। हिंदी के वाक्यों से हम पहचान कर लेंगे, फिर अंग्रेजी में भी करेंगे। हिंदी में जैसे कहा जाए कि, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हिंदी में कह दिया जाए कि वह किताब लिखती है, वह किताब लिखती है, ठीक है, वो क्या लिखती है, किताब लिखती है। तो अगर इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, शी राइट्स बुक, शी राइट्स बुक। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यह क्रिया जो है राइट्स, यहाँ जो लिखने की क्रिया है, लिखने वाली, ये क्या है, कौन सी क्रिया है, कैसे पहचानेंगे आप, है ना। तो ये राइट जो आपने लिखा है ये कौन सी क्रिया है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी क्रिया है। चारों मैंने बता दिया, कर्मक, सकर्मक, अकर्मक, लिंकिंग और सहायक क्रिया। तो कौन सा है ये, तो वह लिखती है क्या, किताब। तो जब क्या का उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिए कि सकर्मक है, यानी जो काम कर रही है, किस चीज को कर रही है, वहां पर उस चीज का उत्तर अगर आपके पास वाक्य में मौजूद है तो वह क्रिया क्या है, सकर्मक। जैसे कह रहा है शी राइट्स, वह लिखती है, क्या लिखती है, किताब। तो लिखने का जवाब है ना, क्या लिखती है माने किताब लिखती है, और किताब वाक्य में दिया हो तो यहाँ जो आपका वर्ब है, ये वर्ब आपका जो है ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक है, सकर्मक, याद रहेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, वह है हॉकी खेलता है, हॉकी खेलता है। एक और उदाहरण लिए, वह हॉकी खेलता है,
क्या हो जाएगा, ही प्लेज हॉकी, फुल स्टॉप। यहाँ पे प्लेज क्या कौन सी क्रिया है ना, यहाँ पे प्ले कौन सी क्रिया है, आपका जवाब होना चाहिए। अगर हमारे प्रश्न का जवाब यहाँ पे उपस्थित होगा वाक्य में तो सकर्मक होगा वरना अकर्मक होगा। तो ही प्ले वह खेलता है, वह क्या खेलता है, कहेंगे हॉकी। हॉकी का जवाब दिया हुआ है तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक हो जाएगी। क्लियर है, सकर्मक क्रिया क्या होगा, अगर वाक्य में क्या का उत्तर उपस्थित है तो वह क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, है ना। अब बढ़ते हैं दूसरा टाइप जो है अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए देखते हैं उसको। दूसरा हेडिंग डालेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इसमें क्या होता है, कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता, नहीं होता। यह क्रिया कर्म पर निर्भर ही नहीं करती है, ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे, सूर्य तेज चमकता है, तेज चमकता है, चमकता तो जगह द सन शाइन ब्राइटली, फुल स्टॉप। तो यहाँ इस वाक्य में क्या दिया, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूर्य तेज चमकता है। तो यहाँ पे आप अगर पूछें कि साइंस माने चमकना तो दिया है, अब क्या लगाइए, क्या का ही उत्तर ढूंढना है, कैसे का नहीं। तो कह रहे सूर्य क्या चमकता है, तो यहाँ जवाब है, यहाँ ब्राइटली जो दिया है वो क्या का उत्तर नहीं है भाई, ध्यान देना इस बात को। यहाँ ब्राइटली क्या का उत्तर नहीं है, तो ये क्रिया आपकी जो साइंस यहाँ लग गई है ये क्या हो गई है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। याद रहेगा, यानी जिस वाक्य में क्रिया का क्या का जवाब मिल जाए वो क्रिया क्या है, सकर्मक है, और नहीं मिले तो अकर्मक है। अगर आ जाते हैं लिंकिंग वर्ब, जो तीसरा हमने पढ़ा था लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब, इसमें क्या बताया था, वाक्य जोड़ती है। उदाहरण में देखेंगे लिंकिंग वर्ब का उदाहरण देखेंगे, माई ब्रदर was a player, फुल स्टॉप। यहाँ पे कहते हैं मेरा भाई एक खिलाड़ी था, यहाँ पे कोई मेन वर्ब है नहीं, है क्या, कहीं भी आपको भी काम होता नजर आ रहा है, नहीं, मेरा भाई एक खिलाड़ी था, यहाँ बस वाक्य को कंप्लीट कर रहा है वाज। यहाँ वाज क्या है, क्रिया तो है लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, जो एक वाक्य को कंप्लीशन की तरफ ले जा रहा है, वाक्य को पूरा कर रहा है, जोड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे वाज आपका क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। आ जाते हैं अंतिम पे, अंतिम आपका चौथा नंबर था, इसे कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जिसे कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर जगह हम सहायक क्रिया का यूज करने वाले हैं, हर एक टेंस में ये सहायक क्रिया वो सहायक क्रिया हम यूज करेंगे कह के, तो इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या होती है, ये क्या करती है, वाक्य में मुख्य क्रिया को की सहायता करेगी, सहायता करती है, इसे इसलिए सहायक क्रिया भी कहते हैं।
इसका एक और नाम क्या है? बी वर्ग। बी वर्ग भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे इन क्रियाओं को ऑक्सिलरी वर्ब का एक दूसरा नाम हमें क्या जानने को मिला? बी वर्ग। इसमें कौन कौन आएंगे थोड़ा सा ध्यान में रखिए। डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, हैड बीन, कमा, डिड आदि। इसमें कौन कौन आ जाता है? ये सब के सब आ जाएंगे। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव। कहाँ किसका प्रयोग होना है अभी इतना दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। जहाँ जिसका प्रयोग होगा वहाँ उसे बताया जाएगा। फिलहाल ये सब आते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है। क्या रहता है? थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे जो क्रियाएं दिख रही है ना, यहाँ पे सारी क्रियाएं, यहाँ आपको वाज नजर आ गया होगा और लिंकिंग वर्ब में भी वाज नजर आ रहा होगा। अब कंफ्यूजन यही आती है कि वाज यहाँ भी, वाज यहाँ भी, तो फिर ये लिंकिंग वर्ब कैसे हो गया और यहाँ पे सहायक क्रिया भी कैसे हो गया? तो ध्यान रखना है, यही वाज, यही वेयर, ये सब के सब अगर बिना मेन वर्ब के आए, अकेले आ जाए तो लिंकिंग वर्ब बन जाएगा, और कभी मेन वर्ब के साथ आए तो उसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। जैसे यानी कि क्या जाने को ना, यही सब अगर अकेले आए बिना मुख्य क्रिया के तो ये लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे, और मुख्य क्रिया के साथ आ गए तो सहायक क्रिया का काम करेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है ये क्रिया के चारों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और यहाँ रटने जैसी कोई बात नहीं है, बस मैंने बताया है कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे की चीजों पर जो हमारे वाक्य में डायरेक्टली प्रयोग होने वाला है, क्रिया के फॉर्म पर, यानी कितने फॉर्मेट में क्रिया होती है, तो उसके प्रकार थे। अब हम क्रिया के फॉर्म को देखेंगे, है ना, टेंस के हिसाब से, यानी काल के हिसाब से कौन सी क्रिया कब कहाँ आएगी, इसको देखेंगे। तो अब सीखेंगे फॉर्म कितने होते हैं क्रिया के, है ना। यहाँ हेडिंग डालेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये क्या होता है? क्या ये भी टाइप है? नहीं, ये आपका फॉर्म्स मतलब होता है अलग अलग काल में, यानी कि टेंस के हिसाब से क्रिया का रूप कैसे बदल जाता है ना। जैसे आप छोटे थे तो कैसा भी दिखते थे, फिर और बड़े हुए तो दूसरे टाइप दिखे, आप कैसे भी दिखते हैं, बूढ़े होंगे किसी और तरीके से दिखेंगे। उसी तरह वर्ब जो है जिस स्टेज में जाएगा वैसा रूप बदल लेता है ना। तो बस उसी को सीखना है। तो यहाँ पे हम मेन रूप से 4 फॉर्म को सीखेंगे। 4 फॉर्म, हालांकि 5 होता है, 5वें का कोई विशेष प्रयोग नहीं है, हम 4 की बात यहाँ पे करेंगे। 4 फॉर्म को देखेंगे, कौन कौन सा ध्यान देंगे। यहाँ पे एक अगर डायग्राम में समझे हम, और यहाँ पे कुछ वर्ब को हम यहाँ पे नोट भी कराएंगे आपको। ये आपका होता है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फिर दूसरा आपका होता है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और ये आपका होता है थर्ड फॉर्म, और ये आपका चौथा होता है पांचवा फॉर्म। ठीक है, तो 5वें, और ये आपका क्या होता है फोर्थ। ये हो गया आपका 4 फॉर्म। चारों फॉर्म में कैसे क्या क्रिया होगी, हम कुछ क्रियाओं को आपको नोट भी कराएंगे, और कुछ जरूरी नहीं है सब यहीं पे नोट करा पाएंगे, तो इंसान ही है, कुछ वर्ड छूट जाएगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैम ये क्रिया तो आपने सिखाया नहीं। अब वर्ड इतनी वोकैब है, आप जानते हैं दुनिया में शब्दकोश इतना ज़्यादा है, सारे शब्दों को अगर हम लिखाने लगे तो ट्रांसलेशन तो बहुत पीछे छूट जाएगा, सिर्फ शब्द ही शब्द आपको रटाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वाक्य आते जाएंगे आगे, क्रियाओं को आप सीखते चले जाएंगे। कुछ मेन क्रिया जो बार बार प्रयोग होती है उसको हम यहाँ पे आपको नोट कराते रहे, बाकी जैसे सेंटेंस में आते जाएगा, रेगुलर लाइफ में आप देखते जाएंगे, वैसे आपको याद होती जाएगी क्रियाएं। ठीक है, उसमें आपको रटाने वाली बात या आपको लिखा देने वाली बात नहीं है। कुछ
कुछ ऐसे तरीके आपको बता देंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी क्रिया का कौन सा फॉर्म क्या होता है। चलिए, जैसे कुछ क्रिया ऐसी होती है जिसका फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सब समान होता है। कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसका फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड और थर्ड समान होता है। कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसका तीनों अलग 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 होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ क्रियाओं को। जैसे अगर हम कहें गो, गो माने आप जानते हैं, हिंदी भी लिख देंगे जाना। केवल आप फर्स्ट फॉर्म में हिंदी लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। अगला क्या होता है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है वेंट, माने हो जाता है गया। अच्छा, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्या है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म की क्रिया कहाँ लगेगी? प्रेजेंट में, वर्तमान में। अभी टेंस आपको हम पूरा नहीं बताए, कल आगे बताएंगे तो बताएंगे वहाँ पे कि कौन सा प्रेजेंट, क्या पास्ट होता है, क्या फ्यूचर होता है। हालांकि इतना तो आप जानते होंगे, वर्तमान माने जो समय चल रहा है उसी को वर्तमान काल कहते हैं। तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म वाली क्रिया प्रेजेंट में आएगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी आएगी, जहाँ आएगी वहाँ बताएंगे। फिर सेकंड फॉर्म माने गया, वेंट हो गया इसका मतलब भी जाना होता है। और इसका दूसरा फॉर्म यानी पास्ट टेंस में ये होता है आपका पास्ट टेंस की। ठीक है, और यहाँ भी आपका ये पास्ट में आ जाता है। चलिए, अब इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। ठीक है, तो ये आपका जाना का हो गया। ये देख सकते हैं, ये ऐसी क्रिया है। अब फोर्थ फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? गोइंग, आईएनजी लगा दिया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दे रहे हैं आप, इस क्रिया में इस शब्द को सबसे पहले इसलिए लिखा है, वाक्य में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है गो। तो इसको याद रखना है, इसका तीनों फॉर्म अलग अलग होता है। अगर आप देखें तो गो फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन, और फोर्थ फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? फर्स्ट वाले में आईएनजी जोड़ देंगे तो फोर्थ बन जाएगा। सब में यही करेंगे, फोर्थ केवल आईएनजी जोड़ने से बन जाता है। अब अगला देखिए, अगर क्या कहेंगे? कम माने होता है आना। अगर जाने को लिखा तो आना भी तो लिखना है। और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम माने आया। और फिर लास्ट वाला जो आपका थर्ड होता है, ये भी क्या हो जाता है? कम होता है, और ये हो जाएगा कमिंग। तो लास्ट वाला जो फोर्थ फॉर्म है उसमें आईएनजी केवल जोड़ना है। यहाँ आप ध्यान देना है, कम वाले में फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड होता है केम, और थर्ड फिर से कम हो जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड सेम है इस वाले में। ठीक है, और बात और भी देखते हैं। और कहा जाए, देखा दो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। और इसमें पहले वाले में क्या है? तीनों फॉर्मेट अलग अलग है, तीनों फॉर्म के। सेकंड में दो सेम है, एक अलग है। कुछ और सीखते हैं। जैसे कहा जाए, अगर कहा जाए गिव माने देना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गेव माने होता है दिया, और लास्ट क्या होता है? गिवन, और ये होता है गिविंग। ठीक है, इसी तरह कुछ और क्रिया को लिखिए। जैसे कहा जाए लीव माने छोड़ना, तो हो जाएगा आपका लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया या छोड़ा, और हो जाएगा लेफ्ट। अलग अलग वर्ड में लेफ्ट का अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्दों में यूज हो जाता है। तो यहाँ पे लीव फर्स्ट फॉर्म होता है लेफ्ट। तो कुछ क्रियाओं में आप ध्यान से यहाँ समझिएगा एक बात को। तो कुछ तो जो तीनों अलग अलग होती है उनकी बात अलग है, लेकिन कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसमें फर्स्ट फॉर्म में केवल टी जोड़ने से सेकंड और थर्ड बन जाता है। जैसे लीव लेफ्ट, स्लीप स्लेप्ट, इसी की तरह स्लीप बन जाता है। ध्यान देंगे, स्लीप माने सोना, ये हो जाता है स्लेप्ट माने सोया, और स्लेप्ट। और लास्ट तो आप
चीज आपको एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो वहां अपने आप याद होता चला जाएगा कौन सेकंड फॉर्म कौन थर्ड। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में तो प्लेइंग हो ही जाएगा, प्लेइंग हो ही जाएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ और के लिए आपको नोट करा देते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि कुछ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कुछ क्रियाओं के फर्स्ट फॉर्म तो अलग यानी सेकंड और थर्ड सेम होते हैं, कुछ क्रियाओं में फर्स्ट और थर्ड भी सेम हो जाते हैं। ये चीजें हमने सीखा, लेकिन आपको याद कैसे रखेंगे ये बात भी है। तो यहाँ पे एकदम तो आपको हर चीज का एक ट्रिक नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बात समझिएगा, आपने अगर गौर किया होगा तो कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसका सेकंड और थर्ड, ज्यादातर तो ऐसे आपको मिल जाएंगे कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम सेम होंगे, और फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ के ही बन जाते हैं सेकंड और थर्ड, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, और कुछ ऐसे, अब आगे कुछ ऐसी क्रिया को करेंगे जिसमें तीनों फॉर्म एक होता है। क्या होता है वो? जैसे देखिएगा, कहा जाए कट, कट का तीनों फॉर्म कटे होता है, कट, और ये हो जाएगा कटी, यहाँ डबल टी हो जाएगा। कट माने होता है आपका काटना, और ये हो जाएगा काटा। तो यहाँ पे कट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, केवल यहाँ पे कटिंग हो जाएगा। इसी तरह आपका सेट, 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 सेट होता है, और ये सेटिंग हो जाएगा। सेट माने होता है अस्त होना, अस्त होना, अस्त होना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी क्रिया होती है जिसका तीनों फॉर्म यही होता है। फिर कुछ अलग वाले में एक और नोट करिएगा, सिंग, सिंग माने होता है गाना, गाना, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? सैंग, और थर्ड क्या होता है? संग, संग, और ये क्या हो जाता है? सिंगिंग। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, सब में आईएनजी लग रहा है। फिर कुछ होता है, देखिए बाई माने खरीदना, इसका एकदम अलग चलता है, बाट, बाट, और ये हो जाता है बाट। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बाई माने होता है खरीदना, खरीदना, और बाट माने होता है खरीदा, बाई, बाट, बाट, और हो जाएगा बाइंग, BUYING। इसी तरह आपका जैसे ये है बाई, उसी तरह आपका कैच हो जाएगा, कैच, CATCH, कैच माने होता है पकड़ना, ये आपका हो जाता है काट, काट माने पकड़ा, और फिर ये भी काट होता है, और ये हो जाता है कैचिंग, कैचिंग। तो आपको यहाँ एक चीज बात कॉमन मिल रही होगी कि ज्यादातर क्रियाओं में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, कहीं कहीं होता है कि सब अलग होते हैं, नहीं तो हमेशा सेम ही रह रहे हैं। कुछ में ईडी लगा के, कुछ में GST लगा के, कुछ में टी लगा करके सेकंड फॉर्म को बनाया जा सकता है। आगे इन चीजों को थोड़ा सा और नोट कराएंगे, उसके बाद जैसे जैसे सेंटेंस में आएगा आपको याद होता जाएगा, क्योंकि एक बार में पूरा बोर्ड भर के आपको लिखाती रहूं, उससे कोई मतलब नहीं है, तब तक याद नहीं होगा जब तक प्रैक्टिकली हम लोग सेंटेंस में उसको बार बार प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2-4 और नोट कराएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ और नोट करिएगा, जैसे लिखा जाए हैंग, इसका होता है हैंग, हंग, हंग, और हो जाएगा हैंगिंग, ये भी देना। फिर बैग माने होता, हैंग माने होता है लटकाना, लटकाना, और फिर होता है बैग, बैग माने होता है भीख मांगना, भीख मांगना, तो हो जाएगा बेग्ड। ध्यान दीजिए, इसी में ईडी लग के बन जाता है, BEGG लेकिन हो जाता है ये GGG हो जाता है, बेग्ड, बेग्ड,
बैगी, और ये हो जाएगा बैगी, बैगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे लुक, लुक माने क्या होता है? देखना, लुक माने होता है देखना, देखना। क्या हो जाता है? ईडी बढ़ा दीजिए, लुक्ड, लुक्ड, और लुकिंग, लुकिंग। तो यहाँ पे ईडी वाले ज्यादा है, अगर आप देखेंगे तो ईडी वाले ज्यादा है। फिर देखिएगा स्पेंड, स्पेंड माने होता है खर्च करना, स्पेंड माने होता है खर्च करना, खर्च करना। जब यहाँ डी रहेगा तो यहाँ टी बन जाएगा, ये हो जाएगा स्पेंड, स्पेंड, और ये हो जाएगा स्पेंड, ठीक है, और ये हो जाएगा स्पेंडिंग, स्पेंडिंग। क्लियर है? तो यहाँ तक आप नोट रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना आप नोट रखेंगे, आगे जितनी भी क्रियाएं आएंगी आप वहां से प्रैक्टिकली जब यूज करेंगे सेंटेंस में तो आपको याद होते जाएंगे। बस यहाँ इतना ध्यान रखना है, आपको ये बताने का यही मकसद है कि जब मैं कहूँ आगे चल के यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, तो आपको समझना होगा कि ये वाला फॉर्म की बात हो रही है, प्रेजेंट वाले की। मैं जब कहूँ सेकंड फॉर्म तो आपको ये वाला चीज़ें याद होना चाहिए, और मैं कहूँ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा तो आप ये याद रखेंगे। आईएनजी वाला फॉर्मेट ये होता है फोर्थ फॉर्म। मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बेसिक चीज़ों से शुरुआत की हूँ ताकि कोई चीज़ ऐसा ना रह जाए जो आपको रटने जैसा लगे, इसे रट लिया जाए तब ये हो पाएगा। इसीलिए मैंने इन सभी चीज़ों को पहले बताया, फिर मैं आगे ट्रेस को शुरू करूँगी, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो को अपने रिलेटिव्स के पास शेयर जरूर करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।